ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। एम आई ऑडिबल? ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें अगर हम, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये इंट्रोड्यूस किसने करी थी सबसे पहले? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइनस पॉलिंग इन 1931। और अगर इसकी डेफिनेशन में जाएं तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, किसी भी एटम का जिनकी नियरली सेम एनर्जी हो या स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी हो। ठीक है, तो उन ऑर्बिटल की जो मिक्सिंग जब होती है टू फॉर्म same number of new set of identical orbitals and that is called hybridization। और उन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? उन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालना सीख लिया है पहले वेस्पर थ्योरी में। और यहां पे अगर आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करके रख दोगे तो हाइब्रिडाइजेशन अपने आप आती जाएगी। ओके, तो लेट अस से कि ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल्स है। तो ये अगर मिक्स होते हैं तो इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो अगर एक s और 3 p मिक्स होते हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिल जाएंगे। अगर इनके फीचर्स की बात करें तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ ऑर्बिटल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और कौन से ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं? ओनली दोज ऑर्बिटल्स हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। बार बार पॉइंट बोल रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी होगी तभी वो मिक्स होंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं या तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे या उनमें क्या होगा? लोन पेयर। और कौन से ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और हाइब्रिडाइज होते हैं? ओनली दोज ऑर्बिटल्स जो कि वैलेंस शेल में होते हैं। वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम में जो ऑर्बिटल्स होंगे वो ही मिक्स होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन है, मतलब एक्साइटेशन है, वो एसेंशियल नहीं है। वो तभी होगी, हम क्यों करेंगे उसको एक्साइटेशन? जब हमें जरूरत होगी मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, अदरवाइज देयर इज नो नीड। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और इवन फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल जो है दे आल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करें। फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट। और जो रूल्स हैं, पॉलिस प्रिंसिपल, हुंस रूल, दे आर आल्सो एप्लीकेबल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आल्सो। जब इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करना है तो हम पॉलिस प्रिंसिपल भी यूज करेंगे, हुंस रूल भी यूज करेंगे और वो प्रिंसिपल भी यूज करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दैट इज पॉलिस प्रिंसिपल। और हंस रूल क्या बोलता है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल है, याद रखना डीजेनरेट बोल रहा हूं मैं, टर्म्स देख लो, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, यस बेटा, कोई किसी को पता है? वेरी गुड, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। तो सेम एनर्जी के अगर ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास तो उनमें जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन
ना आ जाए। ऐसा है ना, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा विद पैरेलल स्पिन और फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो दैट इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। चलो तो अब मुझे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट। यस बेटा, तो पहली बात कि कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, कौन से ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, या तो उनमें लोन पेयर होगा अगर फुल्ली फिल्ड है तो, अगर हाफ फिल्ड है तो वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम आएंगे, पाई बॉन्ड बनाने के काम नहीं आएंगे। पाई बॉन्ड बनाता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स। और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किसकी मिक्सिंग के लिए एप्लीकेबल है, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग के लिए। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। पहला, कौन से ऑर्बिटल मिक्स होंगे जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी, और हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, और इट इज एप्लीकेबल टू ऑर्बिटल्स, फॉर ऑर्बिटल्स ओनली। अब बताओ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड टुगेदर। आपस में जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक s और एक p मिक्स होगा तो दो बनेंगे sp हाइब्रिड, एक s और दो p मिक्स होंगे तो तीन बनेंगे sp2, एक s तीन p मिक्स होंगे तो चार बनेंगे sp3। हाइब्रिडाइजेशन इज एबल टू एक्सप्लेन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या एक्सप्लेन करते हैं, ओके। अगर मान लिया ज्योमेट्री पता है, ज्योमेट्री पता है तो उसका एंगल भी बता सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं ना। मान लिया लीनियर है तो सबको पता है कि लीनियर जो होता है उसका 180 डिग्री एंगल होता है, या ट्राइगोनल प्लेनर है तो सबको पता है कि ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इज एबल टू एक्सप्लेन बोथ बॉन्ड एंगल एज वेल एज ज्योमेट्री। अब हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 होती है, sp3 होती है, sp3d होती है, sp3d2 होती है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी हैं। तो बोलते जाओ, sp हाइब्रिडाइजेशन के शेप ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, वेरी गुड। और एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर के साथ साथ इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120। ओके, और sp3 के टेट्राहेड्रल, और एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, में ऐसे लिख दो TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और एंगल एक्सियल, एक्सियल में 180,
इक्विटोरियल इक्विटोरियल में 120 और एक्सियल इक्विटोरियल में 90। तीन तरह के एंगल होते हैं। इस तरह से होता है ना, ए इस तरह से होता है ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, ठीक है। तो एक्सियल में एंगल होता है 180, इक्विटोरियल में एंगल होता है 120 और एक्सियल इक्विटोरियल में होता है बेटा 90। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल और एंगल 90 डिग्री, वेरी गुड। और sp3d3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो एंगल होता है एक्सियल में 180 और कौन सा एंगल होगा इक्विटोरियल में कौन सा एंगल होगा 72 डिग्री, क्योंकि 5 होंगे ना एक ही प्लेन में, ठीक है। इसलिए ये नेटवर्क बच्चा सबको प्रॉब्लम हो रही है बच्चे, आपके प्रॉब्लम होगी बच्चे, हैं? एक बार चेक करो अपना ना नेटवर्क। ओके, तो इसलिए जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है उसमें जो लोन पेयर आता है वो कहां आता है एक्सियल पे। ये 5 ऐसे बॉन्ड पेयर है जिनमें बॉन्ड एंगल होता है कितना 72। इसलिए इक्विटोरियल में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, इसमें एक्सियल वाले पे रिपल्शन कम होता है। इसलिए जो लोन पेयर आता है वो एक्सियल पे आता है। इसलिए उस दिन मैंने क्वेश्चन भी भेजा था कि लोन पेयर कहां आएगा, तो एक्सियल पे आएगा। इसलिए पेंटागोनल प्लेनर हो जाता है, मोनो पिरामिडल, पेंटागोनल मोनो पिरामिडल, राइट। बाई पिरामिडल की जगह मोनो पिरामिडल हो जाता है अगर एक लोन पेयर हो तो। ओके, तो sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसके एग्जांपल्स हैं ये सारे। C2H2, C2H2 का शेप आपने पढ़ा होगा, से ट्रिपल बॉन्ड से, दिस इज C2H2, BaF2 दो ही है, CO2, ZnCl2। अच्छा, और तरीका क्या है फाइंड आउट करने का हाइब्रिडाइजेशन, उसको स्टेरिक नंबर भी बोलते हैं। हाँ, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। और अगर हम वेस्पर थ्योरी ना लगाएं तो बॉन्ड पेयर को क्या बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड्स, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। ध्यान से देख लो इसको, वेस्पर थ्योरी जो बोलती है ना बॉन्ड पेयर, वो बोलती है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करती है वो। तो दूसरा तरीका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ number of valence electrons on the central atom plus number of monovalent atoms minus charge on the cation plus charge on the anion। तो इसके मीनिंग लिख देता हूं मैं, NV is number of valence electrons on central atom। फिर
Nm is number of monovalent atoms. तो मोनोवेलेंट एटम कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सिर्फ मोनोवेलेंट एटम ऐड करने हैं, याद रखना। ऑक्सीजन को ऐड नहीं करना है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है। से चार्ज ऑन कैटायन और Ca चार्ज ऑन एनायन। तो ये काउंट करके अगर सम आता है 2, आवाज कट रही है। अरे बच्चा पहले भी एक बोल रहा था, अभी अब सबको प्रॉब्लम हो रही है? बच्चे वो मुझे लग रहा है कि जब आपके वहां पे इशू होता होगा ना, तब ये आवाज आपको कट के आती होगी, क्योंकि सिग्नल इशू होता होगा ना आपके वहां पे। अगर नहीं तो सबको प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, अगर मेरे तरफ से इशू होगा तो सबको प्रॉब्लम होगी। फिर अगर इंडिविजुअल हो रही है इसका मतलब आपके नेटवर्क में इशू है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इनका सम जो है करके 2 आता है तो इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर 3 आता है तो sp2, अगर 4 आता है तो sp3, अगर 5 आता है तो sp3d, और 6 आता है तो sp3d3, और 7 आता है तो सॉरी sp3d2, क्योंकि नंबर ही काउंट करने हैं, एक s एक p, तो 2 हो गए। है जी, स्क्रीन विजिबल नहीं है? हेलो, क्लियर है ना? ओके ओके ओके, तो बच्चा अपना नेटवर्क चेक करो। ओके 6 होगा तो 6 तो क्लियर कर लिया हमने। 7 होगा तो sp3d3। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं एक के लिए यूज करके दिखाता हूं आपको। ओके हाँ, D2sp3 भी आता है, वो हम एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करेंगे ना, D2sp3 sp3d2। वैसे ही sp3d3 में भी है ना, D3sp3 हो सकता है, sp3d भी dsp3 हो सकता है ना। पर मैंने इससे बताया कि एक s 3 p 1 d। ओके वो जो बाकी कंसेप्ट है ना वो कॉम्प्लेक्स के केस में करेंगे हम, हाई स्पिन लो स्पिन है ना, उसमें नहीं जा रहा हूं मैं सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो अब मैं NO2 पॉजिटिव को ऐसे लिखता हूं, आप जैसे मैंने समझाया आपको। चलो NO2 पॉजिटिव। अब NO2 पॉजिटिव में अगर मुझे H लिखना है तो हाफ, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और मोनोवेलेंट एटम्स हैं इसमें? नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन है और जो कि डाइवेलेंट होता है। और बच्चा अपना स्पीकर बंद कर लो जरा। ओके गाने सुनाई दे रहे हैं ना, अच्छी बात है, पर अभी सुनना हमारे लिए ठीक नहीं है। ओके तो पॉजिटिव चार्ज जो है मतलब चार्ज ऑन द कैटायन, तो -1 हो गया, तो 1/2 इंटू 4 मतलब 2। तो अपने पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी NO2 पॉजिटिव में नाइट्रोजन के, हाँ जी बेटा मैं अभी बताता हूं। मान लिया मेरे पास है NO2 पॉजिटिव,
ठीक है। अब NO2 पॉजिटिव में पहले मैं निकालूंगा H, दैट इज स्टेरिक नंबर। तो फॉर्मूला क्या था, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 आपने लिख दिया। फिर हमने देखा प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, जो कि इसमें नहीं है, मोनोवैलेंट एटम है ही नहीं, तो 0। अब चार्ज ऑन द कैटायन, तो माइनस हो जाएगा चार्ज ऑन द कैटायन, जितना पॉजिटिव होगा उतना माइनस हो जाएगा, और एनायन हो तो जितना नेगेटिव होगा उतना प्लस हो जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एडिशन और रिमूवल हो रहा है। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, तो एक माइनस कर दिया। और एनायन कैटायन है तो एनायन तो हो नहीं सकता, वो तो जनरल फॉर्मूला लिखा था। तो 5 माइनस 1 हो गया 4, 4/2, तो 2 आया। तो 2 मतलब एक S एक P, तो sp हाइब्रिड होगा। हाइब्रिडाइजेशन जो होगी इसकी, दैट इज sp। यस बेटा, एनी डाउट? हाँ, मोनोवैलेंट कब होते हैं, जब हमारे पास या तो सब्स्टिट्यूएंट एटम में हाइड्रोजन हो या कोई हेलोजन हो, बस इतना सही है। ये हो तभी काउंट करने हैं, नहीं तो काउंट नहीं करना है। चलो मैं और एग्जांपल लेता हूं। हाँ, पहले मैं इसे ले लेता हूं जो कि बिल्कुल सिंपल, NO3 नेगेटिव लिया मैंने। तो बताओ, NO3 नेगेटिव में बताओ, 5 मोनोवैलेंट एटम 0 और +1, यस, तो इट इज 3। मतलब कौन सी हाइब्रिडेशन हो गई, sp2, बिल्कुल सही जवाब। अब जो आप बोल रहे हो वैसा ले लेते हैं कोई। चलो ClF3 लिया मैंने, तो बताओ सेंट्रल एटम कौन सा है, Cl में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं इसमें, 3। वेरी गुड। क्लोरीन को काउंट मत कर लेना साथ में, क्योंकि आप बोलोगे कि सर ने तो हेलोजन भी बोला था, बट जो सेंट्रल एटम है वो सब्स्टिट्यूएंट एटम नहीं हो सकता ना। ये जो मोनोवैलेंट एटम है कौन से हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। कैटायन और एनायन तो है नहीं, न्यूट्रल है। तो मतलब ये हो गया 5। क्या हाइब्रिडेशन हुई बोलो, वेरी गुड। एक S 3 P और एक D। हाँ, इसमें एक और पॉइंट मुझे बताना है कि याद रखना कि जब sp3d हो और कोई पूछे कि D कौन सा ऑर्बिटल भाई, अब D तो xy भी होता है, dyz भी हो सकता है, dzx भी हो सकता है, dz² भी हो सकता है, dx² माइनस y² भी हो सकता है। तो कौन सा D ऑर्बिटल यूज होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, यस बेटा, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, dz²। dz² ऑर्बिटल होता है, ये याद रखना। इसके लिए अगर आपको कंसेप्ट में जाना हो तो आपको बेंट रूल में जाना पड़ेगा। मैंने बेंट रूल का वीडियो शायद शेयर कर दिया था, बेंट रूल मैंने शेयर किया आपसे, ये बेंट रूल का मैंने वीडियो शेयर किया है आपसे, मैं आज कर दूंगा। बेंट रूल आप कर लेना एक बार, बट अगर बेंट रूल नहीं भी करते हो तो भी आप इतना याद रखो कि जो d ऑर्बिटल इसमें होगा, क्योंकि देखो ये एक प्लेन में है, लेट अस से कि इसमें s और px और py यूज हो गए इन तीनों में,
तो ये दो जो बचे इनमें कौन यूज होगा, DZ² एंड PZ। ये मतलब अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन होती है इनमें। ये तीन जो हैं वो एक प्लेन में होते हैं, जिनमें एक S, एक PX और PY। तो sp2 इस तरह से होती है, और दो जो बचते हैं DZ² एंड PZ, वो इसके लिए यूज होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स के लिए। और एक्सियल बॉन्ड्स और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, तो sp2 प्लस PD इस तरह से sp3D बनता है। ओके, तो ये मैंने एक बताया आपको। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। चलो NH4 प्लस, बोलो बेटा, NH4 प्लस। जो आपको आसान लगे वो करना। अगर इस sp3, क्योंकि हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, और मोनोवैलेंट एटम 4, और प्लस चार्ज है तो -1, मतलब 8/2 4, तो sp3। देखो इसको करने में टाइम लगा, बट अगर आप ऐसा करते कि 4 बॉन्ड पेयर है, नो लोन पेयर, अगेन sp3, तो जो वाला आपको तरीका आसान लगे वो कर लेना। बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल के आ जाता है तो वो भी सही है। H इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो उसका भी सम 2 आए तो sp3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3, ऐसे वो भी चलेगा। डन, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये फॉर्मूला आपको। एक और करना है तो चलो CO3 2 नेगेटिव, इसमें ये फॉर्मूला लगाना आसान है। हाफ जिसमें मोनोवैलेंट एटम नहीं है उसमें फॉर्मूला लगा दो। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, 4, और कितना मोनोवैलेंट एटम है, 0, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, और नेगेटिव चार्ज है 2, तो प्लस हो जाएगा, जितना नेगेटिव उतना प्लस, तो कितना हो गया, 3 मतलब sp2, दैट्स इट। चलो SO4 2 नेगेटिव में जाओ, हाफ 6 + 2, कुछ करना ही नहीं है, मतलब टिप्स पे हो जानी चाहिए कैलकुलेशन। sp3, मतलब ये मुफ्त के मार्क्स हैं आपके, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल के भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इन sp हाइब्रिडाइजेशन, ओ सॉरी बोलिए। तो परसेंटेज ऑफ S 50, क्योंकि परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कैसे निकालते हैं कि कितने S हैं और टोटल कितने हैं, 2, एक S एक P इंटू 100, तो हो जाएगा 50%। sp2 में बताओ कितना परसेंटेज है S कैरेक्टर का, 1/3 हो जाएगा, तो 33.3%। sp3 में 1/4 इंटू 100, तो 25%। गुड। वैसे ही परसेंटेज ऑफ P निकालना होगा तो बाकी बचा हुआ P हो गया। ओके, the mixing of 1s and 2 identical sp hybrid ऑर्बिटल बनते हैं तो शेप होती है इसकी लीनियर, बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं 2, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर 50 और परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर भी 50। sp hybrid orbitals are oriented by
180 डिग्री। sp2, these are the examples of sp2 hybridized orbitals. इवन ग्रेफाइट देख लो, ग्रेफाइट में वो हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है ना, और हर एक अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड बना होता है ऐसे, 1 इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, इस तरह से, ठीक है। SO2, SO3, SO2 में क्या होगा, देखो SO2 और SO3 की सेम है, क्यों बोलो, चाहे SO2 हो चाहे SO3 हो, दोनों में क्या होगा, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू हाफ इंटू 6, क्योंकि मोनोवैलेंट एटम्स हैं, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज, तो चाहे SO2 हो चाहे हाँ ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है तो वो काउंट होगा नहीं, सिर्फ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही काउंट होंगे, तो sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी दोनों की। CH3 पॉजिटिव में अगर मैं इस फॉर्मूले से करूं, इसको तो फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं है, 3 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, क्योंकि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक लूज कर दिया, 3 बॉन्ड पेयर बस। और अगर इससे करें तो कितने कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, मोनोवैलेंट एटम 3, और पॉजिटिव चार्ज है तो -1, मतलब 3 आ गया, 6/2, तो sp2। HCHO क्या होता है, ये मिथेनल, और इसका जो कॉमन नेम है फॉर्मल्डेहाइड। हाँ, तो फॉर्मल्डेहाइड को इस तरह से बनाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा आपको जनरली। तो देखो इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। NO3 नेगेटिव का भी बताया था मैंने आपको, सॉरी मैंने एसिटिक फॉर्मिक एसिड लिख दिया, ओके फॉर्मल्डेहाइड, थैंक यू। ओके, तो फॉर्मल्डेहाइड हो चाहे ये फॉर्मिक एसिड हो, दोनों में ही कार्बन जो है उसकी हाइब्रिडेशन sp2 रहेगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 3 ही बनाएंगे। ओके, ओजोन, ओजोन जो होता है उसमें देख लो इस तरह के स्ट्रक्चर होता है, ओजोन का स्ट्रक्चर इस तरह के होता है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो sp2। परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर बोलो जल्दी, sp2 हाइब्रिडेशन में, हाँ 66.67% जो है वो परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर होगा, वेरी गुड। व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एग्जिस्ट इन BF3 मॉलिक्यूल, तो BF3 की बात करें तो बोरोन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 बोरोन का और फ्लोरीन का 2p, तो sp2p ओवरलैपिंग होगी, p ऑफ फ्लोरीन sp2 ऑफ बोरोन। What type of overlapping exists in C2H4, C2H4 जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ऐसा होगा, है ना। तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन है sp2, और हाइड्रोजन जो है इससे ओवरलैप जो करेगा दैट इज 1s, तो ओवरलैपिंग इज sp2s, है ना। और इन कार्बन कार्बन के बीच में sp2 या pp, पाई बॉन्ड बनेगा pp, p पाई p ऑफ कार्बन, p ऑफ अनदर कार्बन, p पाई पाई बॉन्ड बनेगा, और कार्बन कार्बन का जो होगा sp2 और कार्बन हाइड्रोजन का
sp2 and 1s। तो देखो sp2s, दैट्स राइट। sp2 sp3 नहीं होगा, sp2p भी नहीं होगा, sp3p भी नहीं होगा, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आएगा। BF3 में बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 ही बॉन्ड पेयर है, नो लोन पेयर, तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी, ज्योमेट्री होगी और 120 डिग्री एंगल आएगा। sp3, these are the examples of sp3। जैसे ClO2 नेगेटिव है, मान लिया पूछ लिया व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन, बोलो बिना कैलकुलेशन के कर सकते हो? फॉर्मूला नहीं लिखना है। हाँ, दो बॉन्ड पेयर वैसे भी कर सकते हो या ऐसे करो, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन और 1 माइनस, मतलब 7 + 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। हाइब्रिडाइजेशन को ऐसे किया ना, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आगे 7 क्लोरीन में, मोनोवैलेंट एटम 0 और चार्ज ऑन द एनायन 1, तो 7 + 1 8/2 4, मतलब sp3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। वैसे ही NH2 नेगेटिव की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, मोनोवैलेंट एटम 2 और -1, तो प्लस अगेन 4। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट। sp3 में परसेंटेज ऑफ s करेक्टर 25%, बोलना है बच्चे। तो इस तरह से sp परसेंटेज ऑफ p करेक्टर कितना हो जाएगा? बाकी बचा हुआ 75%। ग्रेट। What type of hybridization exists in ammonia and water? हाँ, दोनों में ही sp3 होगी, क्योंकि हाँ, अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इस तरह से करना है तो टोटल 4 हो रहे हैं, तो sp3। अगर फॉर्मूला लगा के करना है तो पहले में क्या लगेगा? 5 + 3, और दूसरे में वाटर में क्या लगेगा? 6 + 2, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 6 और मोनोवैलेंट एटम इसमें 2, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और मोनोवैलेंट एटम 3, तो दोनों में ही 4 4 आएगा, sp3। विच डी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व? हाँ, ये आ गया क्वेश्चन जो मैंने बोला आपको अभी। कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है? dz²। How many equatorial PCl bonds are there in PCl5? PCl5 में कितने इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं? बेटा 2 होते हैं एक्सियल, है ना? हाँ, इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। डू मिस्टेक्स, गलतियां करोगे तो सीखोगे, और पर बोलना है आपको, और एक बार गलती हो गई दूसरी बार रिपीट नहीं होनी चाहिए बस। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं 3 और एक्सियल बॉन्ड्स हैं 2, तो इस तरह से। और कौन से बॉन्ड लॉन्गर होते हैं, एक्सियल या इक्वेटोरियल? वेरी गुड, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड जो है उन पे जो रिपल्शन है वो ज्यादा होती है देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड पे 90 डिग्री बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होता है वो होते हैं 3 एक्सियल पे, और इक्वेटोरियल पे 2 90 डिग्री बॉन्ड पेयर रिपल्शन होते हैं।
Axial and equatorial angles in PCl5 molecules are PCl5 में एक्सियल और इक्वेटोरियल एंगल्स, तो देखो जो एक्सियल और इक्वेटोरियल में एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री, है ना, और इक्वेटोरियल के बीच में 120 डिग्री, ठीक है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में 90 और इक्वेटोरियल में 120, हाँ जी स्ट्रक्चर, ओके। और एक्सियल भी होता है 180। देखो PCl5 में ये तीन यहां पे होंगे, तीन ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये तीनों कौन से हैं इक्वेटोरियल, तो इनके बीच में कितना एंगल होगा 120, हाँ, और एक ऊपर होगा एक नीचे, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, तो एक्सियल बॉन्ड जो है आपस में तो 180 डिग्री पे है, पर इक्वेटोरियल के साथ 90 डिग्री पे। The correct order toward the bond angle, yes, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, वेरी गुड, क्योंकि sp3 में कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, sp2 में 120 और sp में 180, तो ये ऑर्डर रहेगा। Which of the following angle corresponds to sp2 hybridization? 120, ग्रेट, और 180 किसका होता है sp hybridization का 180 होता है। Two hybrid orbitals have a bond angle of 120 degree, तो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना होगा, हाँ, क्योंकि 120 डिग्री एंगल है मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। The hybrid state of sulfur in SO3 and SO2 is similar to that of वेरी गुड, क्योंकि कार्बन इन CO2 जो होता है वो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो CO2 में करना क्या है, 4 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ ऑफ 4 2 sp, CH4 में sp3 और C2H4 में sp2 और C2H2 में फिर sp, क्योंकि ये केस हो गया इसमें C2H4 में और C2H2 में, दिस इज द फंडा, ओके। तो SO3 जो है उसमें जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाते हैं, और सम टाइम वी कैन राइट इट एज डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं, इक्वली प्रोबेबल है ये। वैसे ही SO2 में भी इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं, याद रखना ये, दे आर इक्वली प्रोबेबल, ठीक है। अब SO3 SO2 को भी बताया था कि क्या हाइब्रिडेशन होती है, क्योंकि दोनों में सल्फर है और सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6/2, ठीक है। sp2 पहले में 3 बॉन्ड पेयर नो लोन पेयर, दूसरे में 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, NH4 प्लस, यस बेटा। अच्छा, पहले में 5-1, ठीक है, तो sp, दूसरे में 5+1, तो sp2, यहां 5+4 sp3, ओके, बी ऑप्शन, गुड।
Which of the following is correct statement about coordinate covalent bond? सुना है coordinate covalent bond? तो A और B के बीच में अगर ऐसा बॉन्ड हो, एरो लगा हो, डायरेक्शन फ्रॉम डोनर एटम टू एक्सेप्टर एटम, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम और क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड और डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, है ना। तो एक जो डोनर होगा वो क्या होगा? लुईस बेस, और जो एक्सेप्टर होगा दैट एक्ट एज लुईस एसिड। तो लुईस एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, तो ऑल ऑफ द अबव जो है आंसर आएगा, ठीक है, डी। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या होता है? लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? लुईस एसिड। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। या तो आप ऐसे करो, सम ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, तो 2 3 4 5 इस तरह से होगा। तो sp होगा, sp2 होगा, sp3, हाँ ये dsp2, ये भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नॉर्मली आता है। पर याद रखना कि प्लेटिनम का कोई भी कंपाउंड होगा, प्लेडियम का कोई भी कंपाउंड होगा, तो dsp2 हाइब्रिडेशन आएगी, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो। उसकी डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन में करेंगे हम। बट अगर निकल है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड चाहिए, जैसे CN4। अगर उसमें वीक लिगेंड होगा जैसे क्लोराइड, तो sp3 होगा। तो क्या बताया मैंने आपको? प्लेटिनम और प्लेडियम के कोई भी कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, या निकल का वो वाले कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो, लाइक साइनाइड। बट निकल 2+ स्टेट में होना चाहिए। अगर NiCO4 हो, 0 स्टेट में हो, तो वे भी sp3 हो जाएगा। ये नोट कर लो, प्लेटिनम और प्लेटियम के कोई भी कंपाउंड्स अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और निकल अगर साइनाइड के साथ है तो dsp2, क्लोराइड के साथ है तो sp3, और CO भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट यहां पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। तो देखो sp3 dsp3, sp3d2, d2sp3, sp3d3, d3sp3। हाँ, अब हम बाकियों के डी ऑर्बिटल की भी बात कर लेते हैं कि अगर dsp2 है तो कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा? याद रखना dx² - y²। जैसे मैंने sp3d का बताया आपको dz², वैसे ही dsp2 में dx² - y², और d2sp3 या sp3d2 दोनों में ही जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे दैट इज dx² - y² एंड dz²। और अगर d3sp3 या sp3d2, तो उसमें इन्वॉल्व होंगे dxy, dyz, dzx। ये भी इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना इसको। तो बॉन्ड बेटा dxy, dyz, dzx, ओके। तो इनके एग्जांपल्स ये सारे देखो, ये फर्स्ट के एग्जांपल SO2, SnCl2, PbCl2, sp3 के एग्जांपल सारे। हाँ, NCH3 थ्राइस, इसके सामने मैं आपको एक करवाऊंगा अभी, NSiCH3 थ्राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी करवाता हूं एंड में। ये सारे एग्जाम्पल sp3 के, sp3d के,
sp3d और sp3d के बहुत सारे एग्जांपल हैं। लोन पेयर के बिना वाले देखो dsp2, ये मैंने लिखवाया ना, प्लेटिनम का कोई भी कंपाउंड हो, प्लेडियम का कोई भी कंपाउंड हो, इवन गोल्ड का और निकल का हो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ। sp3d या dsp3, pcl5, pf5, asf5, sdcl5, feco5, sp3d2, d2sp3, तो sbcl6 2 नेगेटिव, TeF6, UCl6, UF6, ये सारे एग्जाम्पल एक बार ट्राई करना, कैलकुलेट करने की ट्राई करना है सारे। देखो इसमें थोड़ा लग गया, IF7, ZrF7 3 नेगेटिव, UF7 3 नेगेटिव, UO2F5 3 नेगेटिव। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन from GSET December 2019. Among the following, which pair of the sulfur atoms do not have sp3 hybridization? Yes beta. Answer will come within seconds. ऑप्शन डी अभी किया हमने कि ये दोनों जो हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, क्योंकि सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन है और हाफ करना है उसका, तो sp2 हो जाएगा। बाकी सब में sp3 है, सॉरी इसमें भी sp2 है बट ये sp3 हो गया। इसने बोला है कि डू नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इन दोनों में ही sp3 नहीं है, दोनों सल्फर एटम्स की, बट बाकी सब में जो है कम से कम एक, इसका भी देखो कितने SO2 में कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, SF2 में सेम। इस तरह से कम से कम एक एटम जो है वो sp3 है। इन दोनों, ये दोनों ही SO3 और SO2 sp2 है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। D orbital involved in sp3d hybridization. This is the question from dz square। तो इस साल आ सकता है dsp2 में कौन सा होता है या sp3d2 में कौन से होते हैं d orbital। in PCl5, in PF5 phosphorus undergoes sp3d hybridization, तो करेक्ट ज्योमेट्री और d ऑर्बिटल यूज्ड, ये जो 2013 में आया है, देखो 11 वाला जिसने किया होगा उसको ये आ जाएगा। बोलो which option is correct? बेटा dz स्क्वायर तो है बट शेप ज्योमेट्री क्या होती है? ऑप्शन ए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, वो भी देखना है ना साथ में। dz स्क्वायर ऑर्बिटल तो दोनों में है, बट एक में स्क्वायर पिरामिडल लिखा है और दूसरे में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल कब होती है? जब 5 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, तो स्क्वायर पिरामिडल होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What will be the S character in sp3 hybridization? Again September 2013 का क्वेश्चन है। 25% obviously अभी किया हमने। Which of the following structure is expected when dsp2 orbitals are used in bonding? बेटा टेट्राहेड्रल होता है जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। हाँ, dsp2 हो तो स्क्वायर प्लेनर होता है, याद रखना ये, ठीक है, क्योंकि
आपको पता है कि ये है बेटा डी sp2 में आपको पता है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इन्वॉल्व है, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एस पी एक्स पी वाई, दीज आर द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो होगी DSP2 उसका जो शेप होगा, ज्योमेट्री होगी, अरेंजमेंट होगी, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। ओके, और sp3 होगी तो टेट्राहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल sp3d2, और इवन स्क्वायर बाई पिरामिडल है ये, स्क्वायर बाई पिरामिडल इज ऑक्टाहेड्रल ओनली। देखो स्क्वायर बनाया और बाई पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिडल को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर है ना, स्क्वायर पिरामिडल इज डिफरेंट, उसमें एक लोन पेयर होगा। ये भी जी सेट 13 का क्वेश्चन है, और ऑप्शन गलती से ए लिखा है, इट इज एक्चुअली सी, ठीक है, क्योंकि DSP2 हाइब्रिडेशन है ना, तो इट शुड बी सी। उसमें ऑप्शन ए दिया होगा जो बुकलेट होगी। ClF3 sp3d arranges its lone pairs and bond pair in the trigonal bipyramidal, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन SbF5 है, ये एक्चुअली क्या है कि गलती से -1 लिख दिया था, उसमें ये गलत था ये, बट SbF5 होगा ये। तो बताओ अगर SbF5 हो तो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे? sp3d, वेरी गुड, क्योंकि जो Sb है मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, तो sp3d होना चाहिए। बट इसमें आंसर नहीं दिया था क्योंकि SbF5 नेगेटिव लिख दिया था गलती से, तो इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया होगा। बट हम इसको SbF5 मान के चलते हैं जो कि राइट था, तो sp3d ए ऑप्शन आना चाहिए था। ओके, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, अभी हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है इसको और क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड, और इसको एक एरो से डिनोट करते हैं हम, सिंगल हेडेड एरो, और ये स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड ही है जिसमें शेयर्ड पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का वो एक ही एटम देता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कंट्रीब्यूट करता है फॉर शेयरिंग उसको बोलते हैं डोनर, और जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर, और जो ये बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो डोनर और एक्सेप्टर के बेस पे हम इसको बोलते हैं डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। क्या बोल देते हैं? डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, या लुईस बेस लुईस एसिड न्यूट्रलाइजेशन। जैसे एग्जांपल ले हम अमोनिया और H+ का, NH4+ जो बनता है उसमें नाइट्रोजन जो है उसका लोन पेयर वो H+ जो है वो इस तरह से बॉन्ड बनता है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। वैसे ही अमोनिया और BF3 की बात करें तो अमोनिया का एक पेयर BF3 को डोनेट किया, तो इस तरह से अगेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इससे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है। बताओ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया?
sp3 ये कहां से आ गया आपको? हाँ, अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और BF3 में sp2। बट जब ये बॉन्ड बन गया, इसको बोलते हैं एडक्ट। ये जो एडक्ट बना, मतलब एडिंग मॉलिक्यूल, तो इसमें अमोनिया की हाइब्रिडेशन तो वही रही नाइट्रोजन के, बट बोरोन की क्या हो गई? sp3, क्योंकि 3 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए थे और एक नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो पहले बोरोन की हाइब्रिडेशन थी sp2 और अब हो गई sp3। ये अगेन वाटर के लोन पेयर है और H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो H प्लस के साथ ये क्या बना देता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, H3O प्लस जो बनता है। तो इसमें अमोनिया डोनर है और BF3 एक्सेप्टर। वैसे ही H2O डोनर, H प्लस एक्सेप्टर, अमोनिया डोनर, H प्लस एक्सेप्टर। प्रॉपर अगेन अभी ठीक है। ओके, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में एक तो कोवलेंट कंपाउंड से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, आयनिक कंपाउंड से दो इट इज लो, आयनिक कंपाउंड से कम होता है, बट कोवलेंट कंपाउंड से कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मोर सॉल्युबल होंगे और पार्शियली सॉल्युबल होंगे इन वाटर, और ये भी आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। पुअर कंडक्टर्स हैं जस्ट लाइक कोवलेंट कंपाउंड्स, और तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई होता है क्योंकि चार्ज डेवलप होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। Which of the following does not have coordinate covalent bond? तो मैंने अभी बताया आपको कि SO2 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। HNO3 की बात करें तो इसमें तो डेफिनेटली है ही, क्यों? क्योंकि एक साइड डबल बॉन्ड बना, एक साइड OH है, तो कितने बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन? मैक्सिमम 4, 5 नहीं बना सकता कभी भी। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी हो, बट मैक्सिमम बॉन्ड 4 बना सकता है ये। क्यों 4? क्योंकि इसमें एक 2s होता है और 3 2p, तो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है 4। वैसे ही H2SO3 की बात करें तो इसमें एक लोन पेयर है, 2 OH है और एक डबल बॉन्ड भी बना सकते हो, इसमें बना सकते हो डबल बॉन्ड भी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी। बट HNO2 की बात करें अगर, तो HNO2 जो है नाइट्रोजन के पास एक OH और एक डबल बॉन्ड, ठीक है, तो ये यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के चांसेस नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो है हमारा वो आएगा HNO2, राइट। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो कर देना है शुरू आज।
हल करते हैं, कोई नहीं, तो इतना आप लोग कर लेना, ठीक है। ये आपको 2 टॉपिक मैंने करवाए, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन ही हुआ मेन टॉपिक, और हाइब्रिडाइजेशन पे भी क्वेश्चन आने के फुल चांसेस है कि हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। मैं अभी ये दोनों टेस्ट लाइव कर रहा हूं, अगर लाइव होते हैं तो आप एक बार ग्रुप में लिख देना कि नाउ दे आर लाइव, है ना। अगर नहीं होते हैं तो आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे एक बार मैसेज लिख देना कि लाइव नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, और अच्छे से पढ़ाई करो, डेफिनेटली यू विल क्रैक जी सेट, बिल्कुल आसान सा जो टेस्ट है, और अगर आप बिल्कुल मतलब टाइम देते हो ईमानदारी से तो आराम से आप क्रैक कर सकते हो एग्जाम को, और हम आपके जो है जो मतलब पासपोर्ट साइज फोटो वी विल अटैच इन आवर ऐप, ठीक है। आई होप कि सबके फोटो, हाँ जी बेटा, CSIR नेट का एग्जाम के लिए एटलीस्ट वी नीड 6 मंथ्स, ठीक है ना। इसके लिए जी सेट के हिसाब से हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, नो डाउट कि मैं नेट के क्वेश्चन भी इसमें करवा रहा हूं, ठीक है ना। बट क्या है कि उसके लिए कम से कम हमें इन डेप्थ स्टडी चाहिए ऑफ 6 मंथ्स, वी विल टारगेट जून वाला, ठीक है। अगर, हाँ जी, यस, हाँ जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिन में एटलीस्ट 3 आवर्स। पार्ट 1 को बेटा थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि अगर आप बिल्कुल उसको मतलब नेग्लेक्ट कर दोगे, है ना, तो चांसेस आर देयर कि कहीं लैकिंग हो जाए। इससे अच्छा कि थोड़ा बहुत उसको टाइम दो, एटलीस्ट 20 मिनट्स डेली, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बेटा मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप पूरा दिन बैठा रहो, ठीक है। मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम, मैं मिनिमम मतलब आपका एक वो बेंच मार्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एवरेज 3 आवर्स, ओके।